हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटिश काल में किसान विद्रोह कौन कौन से किसान विद्रोह हुए। आज हम लोग ब्रिटिश काल में हुए कुछ ऐसे विद्रोह की चर्चा कर रहे हैं जो जिसकी प्रवृत्ति न पूर्णतः किसान विद्रोह की तरफ थी, न पूरा जनजातीय विद्रोह था। ये डिफरेंट टाइप के जो छोटे छोटे मुद्दों पर हुआ ब्रिटिश काल में विद्रोह, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसको हम लोग ब्रिटिश काल में जो है अन्य प्रकार के विद्रोह के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह फकीर विद्रोह 1776 में हुआ था। फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो 1776 में हुआ था। कहां हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। कौन कौन थे इस विद्रोह के नेता? तो मजनू शाह और चिराग अली शाह थे। मजनू शाह और चिराग अली शाह थे। फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में बंगाल में हुआ था और इस विद्रोह से जो नेता थे वो मजनू शाह थे और चिराग अली शाह थे। क्लियर? इससे जो है भवानी पाठक भी जुड़े हुए थे और देवी चौधरानी भी जुड़ी हुई थी। फकीर विद्रोह जो कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। 1776 ईस्वी में हुआ था। मजनू शाह, चिराग अली शाह इसके मुख्य नेता थे और अन्य नेता में भवानी पाठक और देवी चौधरानी थी। यह हो गया आपका फकीर विद्रोह के बारे में चर्चा। अब नेक्स्ट है पॉलीगार का विद्रोह। पॉलीगार का विद्रोह पालीगार कहां रहते थे? तो तमिलनाडु में रहते थे। पालीगार कहां रहते थे? तमिलनाडु में रहते थे। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि यहां पर नई भूमि व्यवस्था लागू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने यहां पर नई भू राजस्व की दर निर्धारित कर दी। नई भू राजस्व की दर निर्धारित कर दी। पॉलीगार कहां रहते थे? तो तमिलनाडु में रहते थे और इन्होंने क्या किया कि नई भूमि कर व्यवस्था लागू कर दी। 1801 ईस्वी में वीपी कट्टावामन ने विद्रोह कर दिया। 1801 ईस्वी में वीपी कट्टावामन ने विद्रोह कर दिया और 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने वीपी कट्टावामन को जो है फांसी की सजा दे दी। पॉलीगार विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के पॉलीगार ने किया था और ये ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर जो है नई भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी थी। उसी के खिलाफ हुआ था। 1801 ईस्वी में वीपी कट्टावामन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और 1856 ईस्वी में इनको फांसी पर लटका दिया गया। उसके बाद है कच्छ विद्रोह। कच्छ जो है गुजरात में है। कच्छ कहां है? गुजरात में है। 1819 ईस्वी में यहां का राजा था भारमल। अंग्रेजों ने क्या किया? भारमल को गद्दी से हटा दिया और इनके जगह पर अल्पवयस्क इनके पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने राजा भारमल को गद्दी से हटा दिया और उनकी जगह पर उनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। भारमल और भारमल के समर्थकों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया, इसमें भारमल को भी हटा दिया गया था राजा को, और दूसरा भूमि का भी बढ़ा दिया था। दोनों मुद्दे थे। तो भारमल और भारमल के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया। भारमल पराजित हुआ और बाद में जो है उसे भारमल को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि 1819 में स्वीकार करना पड़ा। यह एक प्रकार का विद्रोह था।
उसके बाद है किट्टूर विद्रोह। किट्टूर विद्रोह, यह विद्रोह हुआ था 1824-25 में। 1824-25 में हुआ था। किट्टू विद्रोह कब हुआ था? 1824-25 में हुआ था। और एक यहाँ की जो रानी थी, विधवा थी, उसका नाम था रानी चेन्नम्मा। रानी चिन्नम्मा, क्या नाम था? विधवा रानी चिन्नम्मा था उसका नाम, या चिन्नम्मा भी कहते थे। यह निसंतान थी। यह क्या थी? निसंतान थी। इसने चाहा कि हम एक दत्तक पुत्र गोद ले, लेकिन अंग्रेजों ने यह साफ मना कर दिया और इसी के कारण से रानी चिन्नम्मा ने यह विद्रोह कर दिया था। किट्टूर विद्रोह 1824-25 में हुआ था। विधवा रानी चिन्नम्मा ने इसका विद्रोह किया था क्योंकि वह निसंतान थी और वह चाहती थी दत्तक पुत्र को हम अपना वारिस बनाए, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे। इसी बात को लेकर रानी चिन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था? तो उत्तरी बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तरी बंगाल में। नेता कौन थे? करमशाह। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? करमशाह, और उनके एक बेटा थे टीपू। करमशाह और टीपू ने जो है इस विद्रोह का नेता किया, इस विद्रोह का कमान संभाला। पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में हुआ था और उसके प्रमुख नेता करमशाह और टीपू थे। यह पागलपंथी जो संगठन था, जो अर्ध धार्मिक संगठन था। पागलपंथी कैसा संगठन था? अर्ध धार्मिक संगठन था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संगठन था और यह जमींदार और साहूकार के खिलाफ था। जमींदार के खिलाफ भी था और साहूकार के खिलाफ था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ब्रिटिश के भी खिलाफ था। इस क्षेत्र में उत्तरी बंगाल में गारो जनजाति रहती थी। कौन सी जनजाति रहती थी? गारो जनजाति रहती थी। और गारो जनजाति को करमशाह और टीपू ने मिलकर जो है संगठित किया और विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1825 में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह 1825 ईस्वी में पागलपंथी विद्रोह हुआ था। लेकिन यह विद्रोह सक्सेस नहीं हो सका। कारण था इस विद्रोह के पास अपना एक सशक्त संगठन नहीं था। ब्रिटिश ने इस विद्रोह का कड़ा दमन किया, सशक्त संगठन नहीं था। पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में हुआ था, 1825 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, जमींदारों के खिलाफ हुआ था, साहूकारों के खिलाफ हुआ था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संगठन था। इसके नेता करमशाह और टीपू थे और इन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाली गारो जनजाति को मिलाकर जो है विद्रोह कर दिया। लेकिन सशक्त संगठन के अभाव में यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का कड़ा दमन किया, सफलतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। यही आपका पागलपंथी विद्रोह। इसके बाद है आपका बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1830 से लेके 1860 तक हुआ था। बहावी आंदोलन कितना से कितना तक हुआ था? तो 1830 से 60 तक हुआ था। इसमें रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक जगह है रायबरेली, वहीं के रहने वाले थे सैयद अहमद। सैयद अहमद ये कहां के रहने वाले थे? सैयद अहमद जो है रायबरेली के रहने वाले थे। उन्होंने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये किससे प्रभावित थे? तो दिल्ली में थे एक शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह, उनका समय है 1702 से लेके 1762 तक। शाह वलीउल्लाह से प्रभावित होकर रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में है, सैयद अहमद ने इस विद्रोह को
बहावी आंदोलन को शुरू किया। इनको सैयद अहमद राय बरेलवी भी कहा जाता है, बहावी आंदोलन के प्रणेता को। इस विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था पटना था। इस विद्रोह के नेताओं ने, सैयद अहमद ने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था? पेशावर पर कब्जा कर लिया था। यह पंजाब में जो सिख आंदोलन था उसके खिलाफ था। पंजाब में जो सिख आंदोलन था उसके खिलाफ था। सिखों के प्रति जो है इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। सिख के प्रति क्या दिया था? इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इन्होंने जमकर अंग्रेजों का विरोध किया और लोगों का सपोर्ट किया कि 1857 में आप बढ़ चढ़ कर जो है अंग्रेजों का विद्रोह करें। बहावी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम धर्म की जो कमी है, इस्लाम धर्म में जो गलत चीज प्रवेश कर गया है उसको समाप्त करना, इस्लाम धर्म में शुद्धिकरण करना। इसे पुनः स्थापना भी कहा जाता है इस्लाम धर्म का। ये चाहता था कि हजरत पैगंबर का जो विचार है इस्लाम के प्रति, उसी विचार को पुनः स्थापित किया जाए। हजरत पैगंबर के विचार को पुनः स्थापित किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इस्लाम धर्म में जो अशुद्धियां आ गई है, जो गलत चीज आ गया है, उसको दूर करना और मूल इस्लाम धर्म जो हजरत पैगंबर ने दिया था उसी को स्थापित करना। ये पंजाब के सिख आंदोलन के विरोध जो है जिहाद का आंदोलन दिया था और ब्रिटिश के भी खिलाफ थे। ये 1857 के विद्रोह में इन्होंने बढ़ चढ़ कर अंग्रेजों का विरोध किया था। इसमें दो इंपॉर्टेंट नेता थे, विलायत अली और इनायत अली। बहावी आंदोलन के दो इंपॉर्टेंट नेता थे, विलायत अली और इनायत अली। 1860 ईस्वी तक इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1860 ईस्वी तक इस विद्रोह जो है समाप्त हो गया था। बहावी आंदोलन 1830 से लेकर 1860 ईस्वी तक चला और बहावी आंदोलन एक मूलतः जो है इस्लाम धर्म का, जो हजरत पैगंबर ने जो सिद्धांत दिया था उसी धर्म को पुनः स्थापित करना चाहता था और जो इस्लाम में आ गई बुराई थी उसको दूर करना चाहता था। इसके संस्थापक सैयद अहमद थे, जो दिल्ली के शाह वलीउल्लाह से प्रभावित थे और इन्होंने जो है पंजाब के सिख राज्यों का विरोध किया था। पेशावर पर 1830 में कब्जा कर लिया था। पटना इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था। विलायत अली और इनायत अली भी इसके प्रमुख नेता थे। बाद में यह जो है 1857 के विद्रोह से भी जुड़ गया। यही सब जो है इसके बारे में है। उसके बाद है खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह। खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह। देखिए, खोंड जो है एक जनजाति है। खोंड क्या है? एक जनजाति है। या सवार भी जो है एक जनजाति है। 1837 से लेकर 1856 ईस्वी तक यह खोंड विद्रोह चला था। तमिलनाडु, मध्य भारत और बंगाल में खोंड लोग रहते थे। तमिलनाडु, मध्य भारत और बंगाल में खोंड लोग रहते थे। इसमें नरबलि की प्रथा थी, मतलब आदमी को बलि देने का इसमें प्रथा था। इसी के खिलाफ जो है नरबलि की प्रथा पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, तो इसी को लेकर खोंड विद्रोह हुआ था। यहाँ के लोग चाहते थे, जो जनजाति थे खोंड, वो चाहते थे कि हमारी जो परंपरागत नरबलि का अधिकार है वह बना रहे। इसके नेता थे चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंड सेन। राधा कृष्ण दंड सेन। खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह जो था वह नेता थे चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंड सेन। ये दो इंपॉर्टेंट थे। बाद में राधा कृष्ण दंड सेन को फांसी भी दिया गया है, तो यह थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। खोंड विद्रोह या सवार विद्रोह, खोंड या सवार एक जनजाति है जिनमें नरबलि की प्रथा है और ये तमिलनाडु में हुआ था, है मध्य भारत में रहते थे और बंगाल में रहते थे। यह 1837 से लेकर 1856 तक चला
और अंग्रेजों ने नरबली की प्रथा प्रतिमा लगा दिया था, इसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ। ये चक्र बिश्नोई इसके नेता थे। राधा कृष्ण रणसेन भी ने इसका कमान संभाला। बाद में इनको फांसी दे दिया गया। यही है आपका खून विद्रोह या सवार विद्रोह। उसके बाद है फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था फराजी विद्रोह? बंगाल में हुआ था। बंगाल में फरीदपुर एक जगह है, वहीं पर फराजी विद्रोह हुआ था। बंगाल के फरीदपुर में हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह इसके नेता थे। हाजी शरीयतुल्लाह बंगाल के फरीदपुर में यह जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने यह विद्रोह का नेतृत्व किया था। फराजी एक संप्रदाय भी है। फराजी क्या है? एक संप्रदाय भी है। और यह हाजी शरीयतुल्लाह ने इसकी स्थापना की थी और फराजी विद्रोह भी हुआ था। इन्हीं के दादू मियाँ भी इसी से जुड़े हुए नेता थे। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ दो व्यक्ति थे जो फराजी विद्रोह से जुड़े हुए थे। 1838 ईस्वी में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ। जमींदार के भी खिलाफ किया और अंग्रेज के खिलाफ कर दिया। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन यह विद्रोह सक्सेस नहीं कर सका। कारण क्या था कि इनके पास सशक्त संगठन नहीं था और अंग्रेजों ने इनका जमकर जो है क्रश कर दिया, इनको दमन कर दिया। ये जो है फराजी विद्रोह जो है बहावी आंदोलन से भी बाद में जुड़ गया था। बहावी आंदोलन से भी बाद में जुड़ गया था। तो यही आपका फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह बंगाल के फरीदपुर में हुआ था। हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी संप्रदाय की स्थापना की थी। 1838 से 1857 तक यह विद्रोह लगातार चलता रहा। बाद में यह बहावी आंदोलन का पार्ट बन गया। यह अंग्रेजों के खिलाफ था और लोकल जमींदारों के खिलाफ था। अब है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह चला था 1817 से 1825 तक। पाइक विद्रोह कब से कब तक चला था? 1817 से लेके 1825 तक चला था। पाइक एक जनजाति है। पाइक क्या है? जनजाति है। कहां रहती है? ओडिशा में। पाइक एक जनजाति है और यह ओडिशा में रहती है। यह विद्रोह 1817 से 1825 तक चला और ये बक्सी जगबंधु ने इसका नेतृत्व संभाला था। नेता कौन थे? बक्सी जगबंधु। पाइक विद्रोह 1817 से लेकर 1825 तक चला, ओडिशा में चला और ये बक्सी जगबंधु इसके नेता थे। ये करमुक्त लगान भूमि का उपयोग करते थे। परंपरागत सैनिक थे। ये करमुक्त लगान का उपयोग करने वाले सैनिक थे और अंग्रेजों ने क्या किया था? इनको जो है इनके परंपरागत अधिकार से हटाने की चेष्टा की थी। इसलिए पाइक विद्रोह ओडिशा में हुआ था 1817 से 1825 तक। बक्सी जगबंधु इसके नेता थे। ये लोग पाइक जनजाति थे जो ओडिशा के थे। करमुक्त लगान भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। अंग्रेजों ने इनके करमुक्त भूमि को छीनना चाहा, इसी के कारण इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1844 में हुआ था। गडकरी विद्रोह कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 1844 में हुआ था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। ये लोग जो थे, गडकरी लोग थे, ये विस्थापित सैनिक थे। इनको सेना से निकाल दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इनको सेना से बाहर कर दिया था गडकरी को। इसलिए जो है विस्थापित सैनिक थे। इन लोगों ने कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह किया था महाराष्ट्र के 1844 में। अब है सूरत में नमक विद्रोह।
सूरत, सूरत भी जो है कहाँ है? गुजरात में। सूरत का नमक विद्रोह, सूरत का नमक विद्रोह भी 1844 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक के दाम में 50% की वृद्धि कर दी थी, 50% का वृद्धि कर दिया था। तो वहां सूरत के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया और सरकार को जो है नमक पर जो कर की वृद्धि की गई थी उसको वापस करना पड़ा। तो ये सूरत का नमक आंदोलन। तो यह जो है आज हम लोग ने ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक शोषण तंत्र के खिलाफ जो कुछ विद्रोह हुए, जो किसान विद्रोह के अंतर्गत शामिल नहीं था या जनजाति विद्रोह के अंतर्गत शामिल नहीं था, उसकी चाहे नागरिक विद्रोह के अंतर्गत शामिल नहीं था, कुछ अन्य प्रकार के नेचर थे, उसको हमने आज डिस्कस कर दिया। अब जो है और भी कुछ विद्रोह है, जैसे नागरिक विद्रोह हुआ, जनजाति विद्रोह हुआ, तो सबके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इससे क्वेश्चन आते हैं और यह वीडियो जो है प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को के समाधान के लिए है और मुख्य परीक्षा में आपका जो जितना पूछना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से आपका काम चल जाएगा। अगर आप ठीक से वीडियो का तरीके से सुन रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के प्रश्नों में भी आपको दिक्कत नहीं होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अध्ययन में भी, समाधान करने में भी आपका कहीं भी आपको अन्य भटकने की आवश्यकता नहीं। ये वीडियो काफी है। ठीक है, धन्यवाद।